साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। प्राइम डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा के सत्र में हर दिन कुछ नया घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। अब देखिए ना, पहले डिप्टी स्पीकर को लेकर विवाद हुआ, जो उसके बाद जैसा मैंने पहले ही कह दिया था कि अब स्पीकर के चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच आमने सामने की टक्कर होना संभावित है। माना यह जा रहा था कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की पहल शायद रंग लाए और स्पीकर पद को लेकर सर्वसम्मति बन जाए। कई दौर के बातचीत हुए। राजनाथ सिंह ने खरगे से लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से टेलीफोन पर बातचीत भी की, रजामंदी बनाने की कोशिश की। लेकिन इंडिया ब्लॉक पहले ही साफ कर चुका था कि जैसा मैंने अपने पिछले डिबेट में ही कह दिया था कि जब तक विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया जाएगा, सत्तारूढ़ पक्ष स्पीकर को विपक्ष अपना समर्थन नहीं देगा। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब सत्तारूढ़ दल की ओर से 17वीं लोकसभा में स्पीकर रहे राजस्थान कोटा से सांसद ओम बिरला का नामांकन हो गया है। तो वहीं 8 बार के केरल से सांसद रहे के सुरेश ने इंडिया ब्लॉक की ओर से नामांकन भर दिया है। कल सुबह 11 बजे मतदान भी होना है। जाहिर सी बात है, आज़ाद भारत का ये तीसरा मौका होगा जब स्पीकर पद को लेकर सर्वसम्मति नहीं बन पाई। पहली बार 1952 में स्पीकर पद पर जीवी मालवंकर और शंकर शांताराम के बीच चुनाव हुआ। दूसरी बार आपातकाल में दिसंबर 1975 में तात्कालिक स्पीकर जीएस ढिल्लों ने पद से इस्तीफा दिया और इंदिरा गांधी के चहेते बलराम भगत प्रत्याशी बनाए गए, जिनके खिलाफत में जगन्नाथ राव जोशी ने पर्चा भरा। और तीसरा मौका है जब मौजूदा यानी 18वीं लोकसभा में स्पीकर पद पर चुनाव होना तय है। दोस्तों, आप समझिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि संख्या बल में एनडीए के पास 292 सांसदों का साथ है। ऐसे में मतदान में ओम बिरला का चुना जाना लगभग तय है, जबकि इंडिया ब्लॉक के पास केवल 234 सांसद ही हैं। लेकिन समझिए आखिर क्यों इंडिया ब्लॉक ने अपने दलित उम्मीदवार को उतारा है। आप देखिएगा, कल ओम बिरला की जीत के बाद इंडिया ब्लॉक बीजेपी और एनडीए को दलित विरोधी करारते हुए नजर आएंगी। यानी सियासत में सौ और मात के लिए सशक्त विपक्ष तर्कस से तीर चलाने लगा है। हाँ, ये भी देखना जरूरी है कि क्या एनडीए की दावेदारी वाली आंकड़ा वोटिंग में भी सटीक साबित होता है या फिर उसमें कमी या इजाफा होता है। और यही बात इंडिया ब्लॉक के लिए भी लागू होती है। बहरहाल, सियासत के इस जारी खेल पर आज हम चर्चा करेंगे एक बेहतरीन पैनल के साथ। लेकिन चलिए सुन लेते हैं पहले कुछ बयान। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। सामने आ जाएंगी, सब चीजें सामने आ जाएंगी। सब सामने आ रही है अभी चीजें, अभी सब सामने आ रही चीजें। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की है? जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। स्पीकर के पद को लेकर के परंपरा के अनुसार स्पीकर का पद जब से भारत आजादी प्राप्त किया है आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का पद को निर्विरोध कंसेंसस सब मिलकर के चुना जाए, ये हमारा मत है। तो सुना आपने, अलग अलग बयान हैं, सियासत चरम पर है। प्रोटेम स्पीकर को लेके भी कुछ इस तरह का विवाद दिखा था। हालांकि बाद में भर्तृहरि महताब को लेकर के सहमति बन गई, लेकिन तब भी सवाल उठा था कि के सुरेश जो 8 बार के सांसद हैं, उनकी बजाय 7 बार के सांसद को कैसे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। अब स्पीकर को लेकर के निश्चित तौर पर क्या कुछ चल रहा है वो सबके सामने है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं
शैलेंद्र तिवारी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी आजम साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपर्णा दीक्षित एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में, आपका भी अपर्णा जी बहुत बहुत स्वागत है। आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। राजनीतिक विश्लेषक आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका भी हम चर्चा को आगे बढ़ाने में सहयोग लेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले सुनील जी, बारी आपकी है। जाहिर सी बात है, जो कुछ हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। आज़ाद भारत में ये तीसरा मौका होगा जब स्पीकर के चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। देखिए संजय जी कि विपक्ष इस बार काफ़ी मजबूत स्थिति में है और स्पीकर की लोकसभा में बड़ी भूमिका होती है, चाहे विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की हो और चाहे स्पीकर की लोकसभा में हो। जिम्मेदार पद है और काफ़ी कुछ सरकार का उसके ऊपर हानि लाभ निर्भर करता है जी। इस बार आपने भी देखा कि जो स्थिति विपक्ष की है, विपक्ष अब नहीं चाहता है कि कोई चीज़ अपनी हम खोएं। जिस तरह से विपक्ष लड़ झगड़ कर और उम्मीदों से परे होकर के, जितनी उम्मीद लोग कर रहे थे उससे ज़्यादा विपक्ष मजबूत हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की बहुत चीज़ों पर विपक्ष विश्वास नहीं कर रहा है जी। जब विश्वास आप नहीं करोगे तो चुनाव निश्चित है। और ऐसी स्थिति में कई चैनलों में देख रहा हूँ कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी चला रहे हैं कि ये चुनाव जो है पहली बार हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव तीसरी बार हो रहा है। तो मेरी समझ से इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए मीडिया को कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव पहली बार हो रहा है या तीसरी बार हो रहा है। जी। विपक्ष को कहीं न कहीं सत्ता पक्ष से खतरा महसूस हो रहा है और इस सरकार की जो स्थिति है संजय जी, पूर्व वाली स्थिति नहीं है। अगर कहा जाए बैसाखी सरकार है तो ये गलत नहीं होगा। पिछली बार नरेंद्र मोदी जी फुल फ्लेश आए थे, इंडिपेंडेंट निर्णय लेते रहे, लेकिन इस बार विपक्ष को कहीं न कहीं उनको साधना उनकी मजबूरी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट सरकार वो बना नहीं पाए। तो इसलिए चुनाव होना भी अति आवश्यक नजर आ रहा है। और चुनाव में देखिए, कल जैसा आप भी कह रहे हैं, आपका अनुमान मैंने देखा, कई बार मैं आप साथ बैठा, चुनाव से लेके के चुनाव विश्लेषक तक मैं आप साथ रहा। कुछ मुद्दों पर जैसे आपने कहा कि आपका आकलन इतना सटीक निकला है कि जैसे आप उस घटना को प्रत्यक्ष पूर्व ही देख लिए हो जी। चाहे चुनाव के रिजल्ट हो, चाहे एग्जिट पोल हो, हम लोग कई बार सभा के साथ बैठे, लेकिन जो आपने देखा और कहा 90% वो सही निकला। आपने लोकसभा अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा की थी कि चुनाव होगा, देखिए आज चुनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि अभी संजय जी इस बात पे मैं संतुष्ट नहीं हूं कि ओम बिरला ही अध्यक्ष बनाए जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता, क्रॉस वोटिंग होती है जी। क्रॉस वोटिंग बिहार में हुई। तो ये स्पष्ट कहना अभी मेरे विचार से संभव नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा। जी जी। आशीष जी, भाई सुनील जी की बात आपने सुनी। जाहिर सी बात है, हमने एक आकलन किया है कि कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक ने सोच समझ करके ऐसा प्रत्याशी उतारा है मैदान में जो दलित हैं, के सुरेश। जाहिर सी बात है, संख्या बल चुकी 293 और 234 में बहुत बड़ा फर्क है। तो क्रॉस वोटिंग की इतनी संभावनाएं नहीं है कि इंडिया ब्लॉक से के सुरेश चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जिस दलित वोट बैंक को लेकर के लड़ाई चल रही है, उसमें इंडिया ब्लॉक एनडीए को कटघरे में खड़ा करने में कोई कोर कसर छोड़ेगा। देखिए, ये तो लोकतंत्र की, खासतौर से भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता है और यही उसका राष्ट्रीय धर्म भी बनता है जी। और ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं कर रहा था, कोशिश पहले भी कर रहा था, लेकिन तब ये था कि संख्या बल इतनी कम थी और मनोवैज्ञानिक रूप से वो इतने पराजित महसूस करते थे और नरेंद्र मोदी का ऑरा इतना बड़ा हुआ करता था कि वो नकार खाने में तूती की आवाज बन करके रह गए थे। लेकिन इस बार का जो मैंडेट है, वो मैंडेट इतना खूबसूरत है कि वो सत्ता पक्ष को भी मजबूती दे रहा है, विपक्ष को भी मजबूती दे रहा है।
तो निसंदेह हर कदम पर घेरने की कोशिश की जाएगी। एक बात जो मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा वो ये है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के अंदर तक ही जो है ये खेल रह जाएगा। इस खेल के मायने जो है तमाम जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उन सबको मद्देनजर रख करके ये खेल खेला गया है। महाराष्ट्र के चुनाव में भी उन्हें दलित वोट बैंक काफी बड़ा है, तो जैसी बात आप लोग कह रहे हैं कि वो दलित को जो है नाम पर घेरने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर केंद्र सरकार को लगातार मजबूर किया जाएगा कि वह केंद्र तक ही सीमित रह जाए, और जिस प्रकार से पहले ये होता था कि राज्य सरकारें भी उन्हीं के इमेज पर खेली जाती थी, नरेंद्र मोदी जी के जो है इमेज पर जाती थी, अब ये लगातार संदेश जनता के बीच में दिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी अपराजित नहीं है और उनका उतना बड़ा ऑरा नहीं है, और देखिए वो भी जो है एक सामान्य राजनेता ही हैं, और इसकी मनोवैज्ञानिक कोशिश जनता के बीच में छवि को फिर से गढ़ने की कोशिश इस तरह के चुनाव के जरिए की जाएगी। एक प्रश्न का जवाब मैं और दूंगा कि क्या इसके पहले इलेक्शन हुए हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल जो है सही था कि इसके पहले दोनों बार इलेक्शन हुए हैं, सर्वसम्मति नहीं इलेक्शन भी हुए हैं, और जो जीबी मावलंकर साहब के समय का है उस समय का भी इलेक्शन हुआ था बाद में जी। और इसमें परिणाम जो था सत्तारूढ़ पक्ष के में ही था। 15 मई 1952 को जीबी मालवंकर जो थे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और शंकर शांताराम दूसरे प्रत्याशी थे, शंकर शांताराम मोरे। हालांकि मालवंकर ही जीते थे। 1976 में जब बलराम भगत और जगन्नाथ राव जोशी के बीच हुआ था इलेक्शन, तो उसमें बलराम भगत बने थे स्पीकर। ये सत्ता पक्ष के ही खाते में गया था, लेकिन चुनाव 2 बार हो चुका है, ये तीसरा मौका है। जी 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 बिल्कुल। और ये है कि इस बार भी जो है सत्ता पक्ष बचा तो ले जाएगा, लेकिन वो दबाव उनके ऊपर हमेशा बना रहेगा आने वाले सभी चुनाव में भी। जी सर। शैलेंद्र जी, भाई चर्चा में शामिल हो जाइए। आपके नेता राहुल गांधी, एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लग रहा है कि भाई राहुल गांधी का बयान आया कि राजनाथ सिंह का एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को फ़ोन गया, इसका खंडन हो गया। खड़गे साहब बोले कि नहीं, 3 बार राजनाथ सिंह से बातचीत हुई। पहला तो ये मामला। दूसरा मामला ये कि संभवतः एक सर्वदलीय बैठक की कवायद राजनाथ सिंह की ओर से हो रही थी, उसके पहले ही राहुल गांधी ने यह बयान दे दिया कि साहब कोई रिस्पांस नहीं हुआ है, लिहाजा हमारे लिए भरोसा कर पाना मुश्किल है। चुनाव तो होना चाहिए, ठीक है, लोकतंत्र की खासियत है, काबिलियत है, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? भाई डिप्टी स्पीकर को लेकर के आप लोग इतने क्यों कहा जा सकता है कि सक्रिय हो गए हैं, जबकि 16वीं और 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद नहीं था, तब इतना बवाल नहीं हुआ। नहीं, देखिए एक बात समझिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने शपथ लेके भाषण की, एक नेता जो होता है वो विनम्रता पूर्वक सबका सम्मान के साथ, आदर के साथ बातें अपनी रखता है। आपने भाषण शुरू किया और कहा कि जो है वही पुराना राग लापने लगे, आपातकाल आपातकाल। 500 बार आप इस बातों को बोल चुके हैं, इसका क्या मतलब है? सैकड़ों बार कांग्रेस ने भी कहा कि भाई वो गलती थी, तमाम बार लोगों ने कहा गलती हुई, आप वही राग लापते हैं, पुराना राग लापते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ, अभी आपने एक बात कही थी कि जो है दलित की शक्ति, आप बताइए, आपने कहा कि हम खड़गे जी से बात करेंगे, आपने राजनाथ जी ने खड़गे का सम्मान नहीं रखा, हमारे नेता का सम्मान नहीं रखा। ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि भाई 3 बार बातचीत हुई है। खड़गे साहब आपके उसकी पुष्टि कर रहे हैं। यही तो मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। यही हुई ना कि हम बात करेंगे, 3 बार बातचीत हुई कि हम बात करेंगे, बात कहाँ किया उस विषय पे, यही तो वो भी कह रहे हैं। देखिए, हम आपसे 30 बार बात करें, मुद्दे पे बात करने के लिए बात नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? मसला है कि हम उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए सरकार को बड़प्पन दिखाना चाहिए था, सरकार अभिभावक के रूप में होती है, सरकार गार्जियन के रूप में होती है, सरकार के तमाम कल्याणकारी योजनाओं में होते हैं। सरकार कहती है कि भाई चलिए एक दलित का सम्मान करना चाहिए, उनको दे देती कि हाँ ठीक है आप हो गए, क्या फर्क पड़ता उससे? आपका मुख्य हो जाता, आप सम्मान करते। लेकिन आप दलित विरोधी नीति बना रहे हैं, संविधान के खिलाफ आप जाना चाहते हैं, तो आप कैसे उनको लाएंगे? ये तो सत्य है, एकदम कटु सत्य है। नहीं तो क्या माना जाए कि वो ये दलित विरोधी है? स्पीकर आपको दे देते, स्पीकर का पद आपको दे देते हैं। नहीं, डिप्टी स्पीकर की बात हुई थी। हाँ, डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं साहब। अगर आप इतने बड़े तो कारण है ही नहीं, वो इतने बड़े, वो छोटे मोटे नहीं निकले तो बड़े कहां से निकलेंगे? उनको ये कहना चाहिए था कि हाँ, विपक्ष जनता के
जनमत का सम्मान करते हुए कहना चाहिए था कि जिस हिसाब से मैंडेट मिला है, विपक्ष मजबूत हुआ है, हम भी उनको अपनी बड़ा तब्दील करते हुए जो कहते कि हाँ भाई आप डिप्टी सीएम का ले लीजिए, डिप्टी स्पीकर का, और हम अध्यक्ष का ले लेते हैं, कोई बात नहीं। और जिसको बनाया जा रहा है वो खुद भ्रष्टाचारी है, ओम बिरला जी, और हमेशा अन्याय करते हैं। उनके जो है जब कोई बोलता है तो वहां से स्पीकर बंद कर देते हैं, उनके पास पावर है, वो खुद जो है भ्रष्ट है, तो उनका नामांकन किया जा रहा है, उनके खिलाफ बोला जा रहा है, तो क्या बुराई है। और लोकतंत्र में आपने बात कही कि लोकतंत्र में चुनाव होना चाहिए। जब आप दलित का सम्मान नहीं करेंगे, जब आप नेता का सम्मान नहीं करेंगे, आप विपक्ष का सम्मान नहीं करेंगे, तो आदमी लोकतंत्र में आवाज तो उठाएगा, और आवाज उठाने के लिए ही जनता ने इतना बड़ा जनमत दिया है। वरना कहाँ ये लोग तो 400 पार इस पार उस पार जा रहे थे, जनता ने लगा किनारे कर दिया। ठीक है कि चलिए पहले आप उन बातों का हिसाब दीजिए, 2 करोड़ नौकरी का, महंगाई का, बेरोजगारी का, ठीक है, कहाँ है 15 लाख रुपए का, काला धन का, कहाँ है वो सब। वो सिलेंडर लिए नाच रहे थे 2013 तक, सिलेंडर 365 300, अभी हम महंगाई पर नहीं चलेंगे, बस उसी जोड़ रहे हैं। मुद्दा सिर्फ 10 वर्षों में आप यहाँ ला खड़ा कर दिया। आप कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, और कहाँ के ईमानदार हैं आप? आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा उनसे ले लिया, आपने प्रदेश की जनता को जो है वैक्सीनेशन लगवा दी। इसका स्पीकर चुनाव से लेना देना नहीं है कि सारी चीजें उससे जुड़ी हुई है सर, ये सारी चीजें अब उठेंगी। अभी तक आपने बोलने कहाँ दिया था? सदन में जब बोलते थे तो आप माइक बंद, टीवी से चेहरा हटा देंगे। हिंदुस्तान की राजनीति में अघोषित इमरजेंसी 10 वर्षों तक चली है निरंतर, दावे के साथ कह सकता हूँ, सबूत के साथ, प्रमाण के साथ। ठीक है, बताइए लोकसभा, आप ये बताइए लोकसभा के अंदर बोलने वाले सांसद का टीवी पे चेहरा नहीं आ रहा है, मतलब ओम बिरला जी का ही आएगा, और कोई सांसद है नहीं उसमें। ये तो जो है, नहीं तो अभी क्या उम्मीद है आपको कि ओम बिरला चुनाव हार रहे हैं क्या? 100% हारेंगे, विपक्ष ताकत लगाएगा। कैसे? कोई विपक्ष कमजोर थोड़ी है, कैसे? तमाम लोग 234 और 292 का आंकड़ा बहुत लंबा चौड़ा होता है, और जगन मोहन रेड्डी ने अब से थोड़ी देर पहले समर्थन का ऐलान कर दिया, 4 और बढ़ गए, तो 293 में 4 और जोड़ दिया जाए संजय भैया, तो मेरे ख्याल से समर्थन देने में और वोट देने में 10 लाख पार मांग रहे थे मोदी जी, यहाँ राजनाथ जी 5 लाख चिल्ला रहे थे, चलिए इनकी 1.5 लाख में छींके आ गई, उनको 3 घंटे लगातार पीछे रहे मोदी जी। चलिए ठीक है ना, ये लोकतंत्र है, वोट जब चलिए खुलेगा कल तो 11 बजे पता चल जाएगा। आजम साहब जी भाई, 2-3 स्पष्ट बातें हैं। बताइए। स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर, आपके जो तीसरे सबसे बड़े दल के नेता हैं संसद के अंदर, उन्होंने साफ कर दिया कि डिप्टी स्पीकर के बगैर कोई बातचीत नहीं होगी। आप सरकार के इस रवैये को किस रूप में देख रहे हैं, या क्या आप लोग सशक्त विपक्ष हो गए हैं तो अब हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश करेंगे? सत्तारूढ़ दल का स्पीकर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये परंपरा रही है। संजय जी, शुरू से विपक्ष की, इंडिया अलायंस की ये मांग रही है कि उसको डिप्टी स्पीकर मिलना चाहिए, और उसका हक है। आज 240 पे भाजपा है और 234-35 पे इंडिया अलायंस है, तो आप ये बताइए कि उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए। और संसदीय परंपरा में विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलता रहा है। तो पहला तो हम लोगों के डिफरेंसेस जो हैं यही है कि डिप्टी स्पीकर के पद पे कोई सहमति नहीं बन पाई, बार बार बातचीत वार्ताएं हुई हैं लेकिन सहमति नहीं बन पाई। दूसरी, विपक्ष को कहीं ना कहीं ओम बिरला के कैंडिडेचर पे भी एतराज है। शायद वो किसी नए चेहरे को लाए होते तो विपक्ष इतना रिएक्शन ना करता, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में ओम बिरला जी ने कहीं भी न्याय करते हुए नहीं देखा। आपने देखा होगा कि रमेश बिधड़ी ने कितनी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल एक माननीय सांसद दानिश अली के लिए किया, और ओम बिरला जी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं राहुल गांधी को सजा हो जाती है, दूसरे दिन उनका सदन से निष्कासन हो जाता है, घर खाली हो जाता है। पी सईद को लोअर कोर्ट कहती है, हाई कोर्ट कहती है कि इनकी सदस्यता बहाल करिए, सदस्यता बहाल नहीं करते। लक्षद्वीप के सांसद पी सईद हैं, उनकी सदस्यता बहाल करने की लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों कहते हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तब स्पीकर महोदय उनकी सदस्यता बहाल करते हैं। आपने देखा कितने महत्वपूर्ण विधायी कानून, तीनों दंड संहिता और वो सब न्याय संहिता पास किए गए,
पूरे विपक्ष को बहिष्कार निलंबित करके पास कराए गए। तो कहीं न कहीं ओम बिरला जी का जो 5 साल का कार्यकाल था वो तानाशाही और डिक्टेटरशिप और अनैतिक अन्याय प्रिय रहा है। तो कहीं न कहीं विपक्ष चाहता है कि अगर स्पीकर कोई नया भाजपा लाती तो शायद विपक्ष इतना एतराज नहीं करता। वो किसी भी कीमत पे ओम बिरला जी को बर्दाश्त करने की वो नहीं है, पक्ष में नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि कल जो विपक्ष के और साथी हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे और ओम बिरला के 5 साल के जो कार्यकाल रहा है जिसमें उन्होंने पूरी तानाशाही चलाई है उसके बिहाफ पे विपक्ष के स्पीकर को वोट करेंगे। चलिए अपर्णा जी, भाई बातचीत का दौर चल ही रहा था, सकारात्मक रवैया था, कई बार खबरें आई कि सर्वसम्मति बन गया, डिप्टी स्पीकर अब विपक्षी दलों का होगा, लेकिन अचानक ऐसा क्या लिया करवट मामला कि आप लोगों ने डिप्टी स्पीकर का पद ठुकरा दिया और आपके ओम बिरला जी को भी चुनाव में जाना पड़ रहा है? देखिए, पद कोई ठुकराना, डिप्टी स्पीकर के पद पर जब बातचीत तय होनी थी, सर्वदलीय बैठक होनी थी, उससे पहले ही राहुल गांधी की बयानबाजी जो हुई है, जैसे सामने आके अचानक से उन्होंने कहा कि नहीं हमारी सहमति नहीं बन पा रही, हमने उनका 3 दिन फोन का इंतजार किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बातें हैं मीडिया के सामने आकर ये कहने की, देखो ये बहुत ही मजबूत विपक्ष है और हम अपनी जो ड्यूटी है उसे पूरा करें। इसके पीछे का कारण ये नहीं है, असल बात ये है कि हर मुद्दे पर टांग हम कैसे अड़ाएं, हम विपक्ष कैसे उस तरीके की विपक्ष बने। ये एक आदर्श विपक्ष नहीं बन रहे हैं। आदर्श विपक्ष तो वो होता है कि स्पीकर के पद के लिए एक अहम पद है जो हर सांसद अपने हिसाब से चुनता और सर्वसम्मति से जो भी होता उसको चुन लिया जाता। खैर, इन्होंने कहा कि ओम बिरला जी भ्रष्ट हैं, ओम बिरला जी ये हैं, ओम बिरला जी वो हैं। आपके भी बारे में जरा आप विचार कर लीजिए, पिछले 2 एनडीए की सरकारों में, भाजपा की सरकारों में 2 बार कैसे बेंचों पर चढ़ के कागज उछालते हैं आप। जब इस तरीके की जब अभद्रता होती है तो निर्णय लेने पड़ते हैं स्पीकर को, क्योंकि सदन की मर्यादा रखना बहुत जरूरी होता है। जब आप सदन की और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 10 सालों से डिप्टी स्पीकर नेता प्रतिपक्ष हमें बनाया ही नहीं गया 10 सालों से। तो जब आपके पास 10% सांसद ही नहीं होंगे तो आपको नेता प्रतिपक्ष बनने का आपके पास संवैधानिक अधिकार ही नहीं है, कहां से बन जाएंगे आप नेता प्रतिपक्ष? तो जब 10% किसी भी पार्टी के पास नहीं थी तो नहीं था। अपर्णा जी, एक सवाल, अपर्णा जी यहाँ एक सवाल मेरा ले लीजिए। तब बात हो रही थी यूपीए और एनडीए की, इस बार मोदी जी एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। प्रधानमंत्री बने, नेता सदन बने ना। तो अगर यूपीए का संख्या बल देखा जाए तो 10% नहीं था क्या यूपीए के पास कि उनको डिप्टी स्पीकर नहीं दिया जा सकता था? तार्किक जवाब हो तो अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो नहीं था, लेकिन जब नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उस वक्त अधीर रंजन चौधरी का बाकायदा स्टेज पर एक चेयर दी गई थी और उनका भाषण कराया गया था नेता प्रतिपक्ष होने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हमने कभी कोई किसी का हक मारा है। हमने जब नहीं था उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनको ये दायित्व दिया गया था कि आप, और अधीर रंजन चौधरी को हमेशा माना गया था कि आपके पास भले ही संवैधानिक आपके ऊपर भले ही वैसा पद ना हो, लेकिन आपको भाषण के लिए आपको आगे कर बोला। और अधीर रंजन चौधरी ने हमेशा बोला भी है सदन में, कब पूछे तो रखा नहीं गया है। जब भी कोई मौका पड़ा तो नेता प्रतिपक्ष के लिए कभी पीछे रखने का ऐसा कोई, मुझे लगता है कोई ऐसा समय भी नहीं हुआ कि उनको पीछे छोड़ दिया गया हो। लेकिन ये तो खैर उनके उसकी बात है कि 10% उनके किसी एक पार्टी के पास अगर नहीं है तो आपके पास प्रतिपक्ष होने का, नेता प्रतिपक्ष होने का आपके पास अधिकार नहीं है। ये संवैधानिक है। जैसे कि 50% जब किसी भी पार्टी के पास 50% से अधिक अगर सांसद होंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसे ही नेता प्रतिपक्ष का भी है। खैर, समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि आज दूसरा दिन है, 9 दिन की आपकी सदन की कार्यवाही होनी है। 2 दिन निकल गए हैं, 7 दिन बाकी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसी तरीके से हम हंगामा काटेंगे, टीवी पर डिबेट्स करेंगे आके पूरा विपक्ष, और ये कहेगा कि किस तरीके से हमें नीति की चिंता है, किस तरीके से हमें युवाओं की चिंता है, उनके भविष्य की चिंता है, रेलवे की चिंता है, अन्य चीजें गिना देंगे। लेकिन जैसे ही सदन में जाने की बात होती है और उस पर बात होने की बात होती है, उससे ये पीछे भागते हैं और अन्य मुद्दों को सामने लेकर आते हैं। चलिए, इस बार स्पीकर के पद को लेकर इस बार हम भी देखेंगे। एक बात और कहूंगी, स्पीकर के पद को लेकर मैं एक बात कहूंगी, जैसे कि डिप्टी स्पीकर का पद है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ
के स्पीकर के पद को लेकर पहले चर्चा होनी चाहिए या डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर पहले चर्चा होनी चाहिए? आपको पहले डिप्टी स्पीकर की चर्चा करनी है क्या? ये तो कोई बात नहीं हुई। देखिए अपर्णा यहाँ शैलेंद्र कुछ सवाल पूछे, उसके पहले मैं स्पष्ट कर दूं, ये तो आपसी बातचीत का मामला होता है कि सत्तारूढ़ दल स्पीकर का पद रखता है, डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी दलों को लेता है। हालांकि भारतीय लोकतंत्र की ये भी खासियत रही है, 2 ऐसे मौके आए 12वीं लोकसभा में, टीडीपी के जीएस बाल योगी जो हैं उनको लोकसभा का स्पीकर बनाया गया। 14वीं लोकसभा में सीपीएम के सोमनाथ चटर्जी, हालांकि इनके पास संख्या बहुत कम था सांसदों का, लेकिन एक परंपरा कायम की गई थी, ये 12वीं और 14वीं लोकसभा का। तो लोकतंत्र की ये भी बड़ी खूबसूरती होती है। तो आपके पास तो डिप्टी स्पीकर ही इन लोगों ने मांगा था भाई, स्पीकर भी इन लोग दूसरे को दे चुके हैं। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स जो गड़बड़ हो रहे हैं मैं उनको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। एक तो अधीर रंजन चौधरी जो थे वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता उनको नहीं थी, बल्कि नेता कांग्रेस थे और सबसे बड़े जो है विपक्षी दल के नेता के तौर पर ही थे। तो ये दुरुस्त करें। दूसरी, आपके चैनल से माध्यम से मैं पूरे देश को एक बात से अवगत कराना चाहता हूं, जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि एक तो विपक्ष का नेता जो है वो ना तो संवैधानिक पद है और ना ही उसके लिए 1/10 सीट का होना कहीं से भी आवश्यक है, वह पूरी तरह से लोकसभा अध्यक्ष की मर्जी पर होता है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है जो अच्छे संविधान के विशेषज्ञ भी करते हैं। और परंपराएं रही अमूमन के नेता प्रतिपक्ष का पद दे दिया जाए। हाँ 1/10 सीट देख करके दिया जाता है, वो एक अलग बात है। तीसरी चीज पर जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि अपर्णा जी को शायद ये भी नहीं पता है कि 2019 से लेकर के 2024 तक हमारी लोकसभा इस तरह से चली है कि उसमें उपाध्यक्ष का पद था ही नहीं, जबकि वह संवैधानिक पद है। तो गड़बड़ियां जो है, और अगर जो है विपक्ष इस तरह से इंतजार करता कि पहले जो है स्पीकर की पोस्ट डिसाइड हो जाने दे और डिप्टी स्पीकर बाद में बात करें, तो आपको बिना डिप्टी स्पीकर के लोकसभा चलाते हैं। 5 साल पूरा चला है। और जहां तक विपक्षी दलों की देने की बात है, तो परंपरा पहले भी ऐसी रही है कि जब शुरुआत में कांग्रेस की सरकार बनी है 52 में, तो वहां पर विपक्ष नगण्य होने के कारण, हालांकि एनडीए के जमाने में नगण्य नहीं था, तो कांग्रेस के ही जो है उपाध्यक्ष थे। लेकिन 62 तक आते आते जब विपक्ष को थोड़ी सी मजबूती मिली, 1/10 ना होने के बावजूद भी डिप्टी स्पीकर का पद उनके पास रहा। नेता भी दिया गया और तब से दिया गया। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, तब उपाध्यक्ष का पद ये विपक्ष के पास नहीं जाता है। और चौथी चीज कि जो आप 50% की बात कर रही हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो हैं उनको बीजेपी के संसदीय दल ने चुना ही नहीं है, और जो भारतीय संविधान की मूल भावना है उसके विरुद्ध जाकर के, क्योंकि एनडीए को कोई अधिकार नहीं था कि वह जो है संसदीय दल का नेता चुन ले, और जो बैठक बुलाई गई थी उसमें चीफ मिनिस्टर से लेकर के अन्य तमाम राजनीतिक पद के धारक थे, जबकि सही परंपरा सही तरीका यही था कि बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद ही नरेंद्र मोदी को नेता चुन सकते थे। तो यहाँ पर संवैधानिक परंपरा का भी उल्लंघन किया आपने नरेंद्र मोदी को चुन करके, और यह असंवैधानिक कृत्य है। नरेंद्र मोदी के पास कहीं से भी इस देश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने, किसी कार्य को करने के लिए, इस सरकार को चलाने का कोई नैतिक, इसीलिए मैंने अपर्णा जी से सवाल पूछा ना, जब वो कह रही थी कि कांग्रेस के पास इतनी संख्या बन रही थी, तो मैंने कहा कि एनडीए के बदौलत जब आप नेता सदन का चयन कर सकते हैं, तो उस वक्त यूपीए के हैसियत से तो नेता प्रतिपक्ष बन ही सकते थे ना लोग। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 93 संविधान का स्पीकर के समकक्ष उसको अधिकार देता है। संभवतः यही वजह है, बड़ी वजह है, और कई बार लोकतांत्रिक परंपराओं में ये चीज़ देखा गया है कि स्पीकर को साइड में करके डिप्टी स्पीकर ने कई ऐसे मोशन वहाँ से पारित करा दिए जो बाद में विवाद की वजह बनी। हाँ शैलेंद्र जी, देखिए भाई सुनिए, सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब ले लीजिए। अभी तो मैं संभावना ही व्यक्त कर रहा था सुनील जी कि कांग्रेस जो है अब कहेगी कि दलित विरोधी। शैलेंद्र ने तो शुरू भी कर दिया के सुरेश का नाम लेकर के। हाँ फिर आगे सबसे पहले उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्रदराज
गार्जियन के रूप में है, वो एक तरह से देखा जाए तो 9 बार के सांसद हैं, उनका तिरस्कार किया। फिर उस हमारे प्रत्याशी सांसद जो 8 बार के सांसद हैं उनका तिरस्कार किया। वो दलित कराने चाहते हैं इसलिए किया। भाई आप दे देते, अगर आप झूठा सम्मान करते हैं, आप जाके वाल्मीकि समाज का पैर छूते हैं और कोई योजना उनके नाम है नहीं। उनके यहाँ के कर्मचारियों को भर्ती कर दी, बनना बंद कर दिया। संविदा पे आप उनको रखे हैं, कोई 6,000 पा रहा, कोई 7,000 पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में सभी लोग काम करते थे तो सबको नौकरियां मिलती थी। आप गए, आपने वहाँ झूठा महिमा मंडन किया, पैर छू लिया और देश में लोगों को बताया कि हम सब बड़ा सम्मान करते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं अब ये नहीं चलेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता ने कहा है कि जब मैं आपको पूरी ताकत से विपक्ष में लड़ने के लिए भेज रहा हूं तो जो गारंटी दी है उस गारंटी पे घंटी बजा बजा के याद दिलाओ उनको कि ये गारंटी तुमने दी है, तुम्हें पूरी करनी है। तो ये इसीलिए वक्त जरूरत नहीं, पहले दिन से घंटी शुरू हो गई है कि जनता के चुने गए पद पर आप गए हैं तो जनता के लिए गए हैं, अपने वो पूरे करने के लिए नहीं। अपना सपना मत पूरा करिए। आपका सपना था 3 बार बनना है, अरे आप कितने लोग थे, किसी को बना देते? आपका अगर देखा जाए नैतिकता के आधार पर, खैर नैतिकता तो उसमें आई नहीं, तो अगर देखा जाए 400 पार कर रहे थे तो आपको तो छोड़ देना चाहिए। 10 लाख पार कर रहे थे, आप 1.5 लाख पे आ गए, आपको छोड़ देना चाहिए था। मगर आपने बेशर्मी थेथरई जिसको कहते हैं उसको निभाते हुए न कोई चुनाव न चयन, हम है हम मैं, अहंकार अभी भी जिंदा है अंदर। अरे चलिए शैलेंद्र जी, इस चुनाव में चर्चा में लोकसभा के सारे कानून, अगर आपके सीटों और भारतीय जनता पार्टी की सीटों की तुलना करूं तो अभी भी 2.5 गुना ज्यादा है करीब वो। जी आजम साहब, अच्छा एक बात बताइए, आपकी बात सही है, हम टोटल बात सही मानते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है जनता ने जो मैंडेट दिया वो चुप बैठने के लिए दिया? नहीं, अपर्णा जी ने जो आरोप लगाया इसका जवाब दीजिए ना भाई। कौन सा आरोप लगाया उन्होंने? कि राजनाथ सिंह जो सर्वदलीय बैठक करने के लिए आपको आमंत्रित करने वाले थे उसके पहले ही राहुल गांधी बयान दे दिए, यानी आपने तय कर रखा था कि भाई डिप्टी स्पीकर को लेकर के हमें बवाल करना है। अब आप एक बात बताइए, राहुल गांधी जी ने क्या तय कर रखा था वो अपर्णा जी को पता है, और राजनाथ जी ने तय कर रखा था वो हमको पता है। राजनाथ जी तय कर रखा, लखनऊ सांसद हम अच्छे जानते हैं उनको, हमारे भी सांसद हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने अग्निवीर तय कर रखा था मरने वाले को। सही, मेरा अपर्णा नहीं, मैं उसी आप भटका रहे हो, मैं जो सवाल मैं एक बात जोड़ के बताऊंगा शैलेंद्र, मैं सर एक बात, आप शांत रहेंगे तब ना, चीखने से बात नहीं बनती है। बताइए। सवाल ये होता है कि शायद उस बैठक में आप लोग जाते, वहां बातचीत होती, आप वहां पे अपनी नाराजगी जाहिर कर लेते कि भाई हमको डिप्टी स्पीकर आप नहीं दे रहे हो और अपने स्पीकर के लिए आप हमसे समर्थन चाह रहे हो। बैठक के पहले ही आप क्यों? अच्छा मान लीजिए हम गलती कर रहे थे तो आप बहुत भड़काऊ थे तो आप कह देते भैया ऐसा हमने डिप्टी स्पीकर दे दिया, चुनाव नहीं होगा। आप करते, आप आदर्शवादी बनते। आप तो खुद बेईमान है, आपके मन में चोर है। 3 बार बात की आपने, लेकिन क्या बात की ये नहीं बता रहे आप। ठीक है, बताइए 3 बार क्या बात हुई, बताइए कि उन्होंने खड़गे जी ने मना कर दिया हो। नहीं, क्योंकि मोदी ये बात नहीं कर रही है सर, खड़गे साहब की बात है। सुनो, फिर कंफ्यूज मत हो शैलेंद्र, जानकारी लेनी चाहिए। हम कंफ्यूज नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला कि 3 बार राजनाथ सिंह से, आज भी 2 बार मेरी बातचीत हुई। उसके पहले राहुल गांधी का ये बयान आ गया। क्या बातचीत हुई है तो खड़गे साहब बताएंगे ना, क्योंकि वो जब कह रहे हैं कि 3 बार बातचीत हुई, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 ही बार बातचीत हुई। नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं फोन करूंगा, कॉल बैक करूंगा। उसके बाद का उनका अपडेट ही नहीं है। 2 बार और खड़गे साहब से बातचीत हो चुकी थी राजनाथ सिंह की 11 बजे के पहले। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइट सुन लीजिएगा आप। अरे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा कि हमको उन्होंने कहा था कि हाँ दे देंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। इस बयान को लेकर अगर उन्होंने ये कहा होता तो राहुल गांधी जी अलग क्यों जाएंगे? राहुल गांधी जी भी तो चाहते हैं, उन्होंने तो कहा ही था कि हम आपको स्पीकर का सपोर्ट करेंगे, आप हमको डिप्टी स्पीकर दे दीजिए। आजम साहब, साथ उन्होंने अपनी डिबेट में भी कहा। आजम साहब, कंफ्यूजन ये पैदा कर रहे हैं। अगर ये फोन किए थे जो मोदी जी की हिटलर आ रहे हैं अपर्णा जी, 10 सेकंड का जवाब उस पे तो चलना ही चलना है। जो मोदी जी कहेंगे वही रक्षा मंत्री जी करेंगे। नहीं, देखिए हम और सुनील जी उस मत के नहीं समर्थक हैं कि एक तरफा लोकतंत्र चले। हम लोगों ने पूरे डिबेट में मतगणना, मतदान, चुनाव परिणाम हर वक्त ये बोला था कि एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए, वो देश को मिल गया। अपर्णा जी कुछ बोलना चाह रही थी। मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ, इन्होंने जो कुछ भी कहा कि डिप्टी स्पीकर मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन इस बैठक का इन्होंने सर्वदलीय का इंतजार नहीं किया। मेरा पहला आरोप था, जिसके एवज में इन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जबकि इन लोगों को अपडेट भी नहीं है कि किससे क्या बात हुई है। असल तो बात ये है कि इनको डिप्टी स्पीकर का भी नहीं चाहिए था। इन्होंने पहले से ये सोचा था कि स्पीकर के पद को लेकर हम मुद्दा बनाएंगे और नरेंद्र मोदी की जो ब्रांड, ग्लोबल
लीडर की जो छवि है उस पर हम सवाल नहीं समालिया निशान उठाएंगे। इनका बनारस की असली हवाई चप्पल टारगेट लगाया। ये है। असल में इनको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से लेना देना नहीं है। संसद की कार्रवाई को कैसे हम हंगामा करें, कोई काम ना होने दें, देश के हित में कोई काम होने कहाँ दे रहे हैं। चलिए, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते आपको इस तरीके की उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि और भी मुद्दे थे अभी जो आप डिबेट्स में लगातार करते रहे हैं, उन पर विचार करना चाहिए था, उन पर बहस होनी चाहिए थी। उन पर जब आपको समझ में नहीं आता तो आप हंगामा करते, तब समझ में आता अगर हमारी तरफ से जवाब नहीं मिलता। लेकिन आपको स्पीकर के पद पर ही पहले से तय कर रखा था आपने कि आप हंगामा करोगे। लेकिन जब आपको मालूम है आपके पास संख्या उतना नहीं है, हमारे पास ज्यादा, उसके बाद भी आपको टाइम वेस्ट करना था। कीजिए। हालांकि मेरा मानना है कि स्पीकर का पद बहुत अहम होता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का पद बहुत अहम होता है। मैं संविधान में भी पढ़ रहा था। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी जो भी सांसद, बहुत मुझे लगता है कि जो भी सांसद बनेगा वो अच्छा ही हो, क्योंकि बहुत अहम पद की जिम्मेदारी है, चाहे डिप्टी स्पीकर हो या स्पीकर हो। ये मुझे लगता है कि सबकी सहसम्मति से बनना चाहिए और तब बनेगा। सुनील जी, अभी शैलेंद्र आते हैं क्योंकि और लोग भी हैं। सुनील जी, भाई सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि प्रोवोक करने की प्रक्रिया जो है दोनों ओर से चल रही है। भाई जब राजनाथ सिंह के नेतृत्व में समिति बना दी गई थी कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर के क्या बातचीत हो सकती है, तो एक बेहतर परिणाम देना चाहिए था सत्तारूढ़ दल को कि नहीं साहब ठीक है, डिप्टी स्पीकर पर आप आ जाइए, बात कर लीजिए। नाम को लेकर के बेशक चर्चा हो जाती वहाँ पर और ये तय हो जाता है कि डिप्टी स्पीकर का पद हम आपको दे रहे हैं। और इधर से विपक्षी दल की ओर से यानी इंडिया ब्लॉक की ओर से ये समर्थन मिल जाता है कि ठीक है, स्पीकर के पद पे चुनाव नहीं होता है, एक परंपरा रही है, आज़ाद भारत में ये तीसरा मौका होगा, चलिए वो तीसरा मौका हम न देने पाएँ तो शायद बात बन जाती ना। लेकिन लग रहा है कि बराबरी और टकराव का दौर है, जैसे संसद भी अब लगता है कि भावी चुनाव का एक मैदान बनने जा रहा है। जी सुनील जी। संजय जी देखिए, हम लोग सदैव कहते रहे कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो जो भी सरकार होगी, चाहे जिसकी सरकार हो, वो तानाशाही रवैये से काम करेगी। इस बार देशवासियों ने अच्छा कार्य किया कि विपक्ष हाशिए पे नहीं, विपक्ष रूप में सदन में दिखाई पड़ेगा संसद तक। अब सवाल इस बात का उठता है कि विपक्ष कितनी जनतक समस्याएं सदन में सत्र दौरान रखता है, ये भी एक देखने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि विपक्ष कहता रहा हमारी सुनी नहीं जा रही, संख्या बल हमारा कम है, लेकिन इस बार तो जनता ने उन्हें विपक्ष की अहम भूमिका निभाने का अवसर दे दिया है। तो अब चाहे जनता के छोटे मुद्दे हो, चाहे बड़े मुद्दे हो, महंगाई हो, बेरोजगार हो, अपराध हो, कम से कम विपक्ष को अब ये देखना पड़ेगा कि इन मुद्दों पर सरकार को कितना घेरा जाता है। और मेरी समझ संजय जी, देश की जनता ने यही अवसर विपक्ष को प्रदान किया है। अब लोकसभा अध्यक्ष की बात आती है तो इसमें भी मैं शैलेंद्र जी की बात से काफी सहमत हूँ कि सत्ता पक्ष को चाहिए था कि डिप्टी स्पीकर पद दे देते और अध्यक्ष अपना बना लेते। लेकिन कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के मन में भी भ्रम है कि हमारा नुकसान न हो, और यही भ्रम शायद विपक्ष के दिमाग में भी है। और अगर न होता तो ये चुनाव नहीं होता, समझौता हो गया होता। नहीं, विपक्षी दलों के सामने सुनील जी कई नजीरें हैं ना। मैं चूंकि बेबाकी से बातें रखता हूँ, 146 सांसद निलंबित कर दिए गए थे 17वीं लोकसभा में। तीन महत्वपूर्ण विधेयक जो थे वो बगैर चर्चा के पास हो गए थे। तो उस वक्त भी हम बहुत चिंतित हो रहे थे कि भाई ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है जिसमें विपक्षी दलों के बगैर बहस के इतने बड़े बड़े बिल जो है पारित कर दिए जा रहे हैं। और इस बार हालात कुछ बदल गए हैं। अब नेता प्रतिपक्ष चाहे जो भी बने, लेकिन संसदीय परंपरा है, चाहे वो विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, जब नेता प्रतिपक्ष खड़ा होता है तो नेता सदन को भी बैठना पड़ता है अपने सीट पर। तो स्थितियां तो बदल गई है ना सुनील जी। जी आगे कंटिन्यू करें। संजय जी देखिए, सरकार को बचाने में, गिराने में, सरकार के अहम फैसले को लागू करने में विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की अहम भूमिका होती है। जैसे हमारे आजम भाई ने कहा कि कई मामलों में लोग विपक्ष ने मुद्दे उठाए, उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन ओम बिरला जी शांत रहे। ये सत्य दुनिया ने भी देखा। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष कैसे विश्वास करे सत्ता पक्ष के ऊपर कि जो सत्ता पक्ष कहेगा वो सही करेगा, जो करेगा वो सही करेगा। मुझको याद है सुनील जी, जी शैलेंद्र तो बाद में बोलेंगे, लेकिन मुझको याद है कि राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे और करीब हमें लगता है कि शैलेंद्र शायद
इस पर अपना वो दें कि 15 या 22 मिनट का उनका स्पीच था जी जी और सिर्फ 20 या 25 सेकंड तक राहुल गांधी नजर आए थे जी बोलते हुए। जी। देखिए संजय जी, इस बार भी हम लोग इस बात पे भी हम लोग डिबेट किए, और हम नहीं, मैं तो लोगों के बीच उठता बैठता हूँ। राहुल जी की सदस्यता खत्म कराना, उनका आवास लेना, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं घातक सिद्ध हुआ है, क्योंकि ये देश आ रहे हैं शैलेंद्र। संजय जी भावनाओं में बहुत बहता है। हमारी इंदिरा जी की हत्या हुई, आपने देखा कि पूरे देश में एक ऐसी लहर बनी कि कांग्रेस फुल फ्रेश आ गई। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी जी ने जो भी हो अहंकार में जो राहुल जी के साथ कार्य किया, इसका भी विरोध लोगों के बीच मैंने जाके देखा और लोगों को कहते हुए देखा कि चलिए विपक्ष मजबूत नहीं है, लेकिन उतना टार्चर कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता ने कहा है संजय जी हम लोगों से कि जितना लोग बर्दाश्त कर सकते। ठीक है जी आजम साहब जी, पहले आप बोल लीजिए फिर शैलेंद्र बोलेंगे। आज भाई देख रहा था एक तस्वीर है, राहुल गांधी के हाथ में देखा मैं गेरुआ कलर का संविधान था और आपके नेता के हाथ में नीले रंग का भारतीय संविधान था। जी संविधान के शपथ लेकर के आप लोग संजय जी आपने बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग संविधान बचाने के शपथ लेते हुए नजर आए। जी बताएं। लेकिन वो कोई बात नहीं हो सकता हमारे नेता अभी भी संविधान को नहीं, खतरा है क्या संजय जी विपक्ष के रहते हुए? संजय जी हो सकता है हमारे नेता ने किसी दूसरी प्रिंटिंग प्रेस से खरीदा हो और उन्होंने किसी और प्रिंटिंग प्रेस से खरीदा हो। संविधान वही है जो भारत का संविधान है, वही संविधान हमारे नेता और माननीय राहुल गांधी दोनों के हाथ में था। हाँ, और रहा सवाल, देखिए आज भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का जो बयान आता है, उन्होंने कहा कि जो विपक्ष से बातचीत हुई वो लोकसभा स्पीकर की हुई और ये कहा गया कि उपाध्यक्ष की बात हम कर लेंगे। तो विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो कि विपक्ष को सत्ता पक्ष पे रत्ती भर का भरोसा नहीं है, मतलब रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है कि वो कभी भी कोई बात का अगर बिना कमिटमेंट किए मान लें, कमिटमेंट कर लें तो मान लें शायद संभव हो जाए, लेकिन कमिटमेंट ना करें और मान लें ये विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, यानी संसद की कार्रवाई के लिए सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनका बयान आया। ऐसा कर दिया जाए तो आजम साहब जी कि सत्तारूढ़ दल को आप पे विश्वास नहीं है? नहीं ठीक है, सत्तारूढ़ दल जैसा महत्वपूर्ण पद नहीं देने को तैयार है। सत्तारूढ़ दल कभी भरोसा करके देखे तो, सत्ता में है, बड़ी भूमिका है उनकी, एक बार वो भरोसा करते तब बाद में देखते। और चूंकि पिछली बार हमने अपने अभी पहले भी कहा और एक बार फिर कह रहा हूं कि ओम बिरला जी का रवैया बिल्कुल न्यायप्रिय नहीं रहा है और विपक्ष को उन पे तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, इसलिए विपक्ष अपनी कोशिश कर रहा है। अगर विपक्ष अपनी कोशिश में कामयाब होगा तो बहुत अच्छी बात है। ओम बिरला कहीं से भी भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छे स्पीकर साबित नहीं हुए हैं, अगर आप उसके 5 साल के कार्यकाल को देखें। और रहा सवाल, हम लोगों ने सोमनाथ चटर्जी से लेकर तमाम लोकसभा अध्यक्षों को देखा है कि किस तरह से वो कांग्रेस के सांसदों को भी टपट देते थे लोकसभा के अंदर और कभी भी उन्होंने दुराव नहीं किया। इसलिए मैं सोमनाथ चटर्जी जी का नाम अक्सर लेता हूं कि उनसे बढ़िया स्पीकर मैंने आज तक मैंने एक नजीर खाली दी, मैंने एक बात खाली कही थी, रमेश बुधड़ी के केस में आपने देखा होगा कितना असंसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उस कार्रवाई हम लोगों ने नहीं सवाल उठाया था। शैलेंद्र एक केस जो है आप समझ लिए, आशीष जी के पास चलना है, शैलेंद्र पहले बोल रहे हैं। हाँ भैया आपने एक अभी बताया कि डिप्टी स्पीकर की जो कानून में बड़ी मान्यता है जी, एक तो वो, दूसरा आपने कहा कि विपक्ष पे उनको भरोसा नहीं है, तो वो डिप्टी स्पीकर को हटा सकते हैं, हम स्पीकर को नहीं हटा सकते। अभी भी वो चाहें तो कमिटमेंट कर सकते हैं कि हम डिप्टी स्पीकर दे रहे हैं, लेकिन वो दलित विरोधी नीति है उनकी एकदम 100%, और वो दलितों के खिलाफ हैं। उनका नियम कानून तो संविधान बदलने के मूड में अभी भी है, संविधान पे खतरा अभी भी है, क्योंकि वही भ्रष्टाचारी फिर किसी ना किसी ताकत से आज सामने है। कौन? जिन लोगों ने वैक्सीनेशन में घपला कर दिया, जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में घपला कर दिया। क्यों नहीं देते आप? सुप्रीम कोर्ट को तक आना पड़ा बताने के लिए, जो ईमानदारी का प्रोपेगेंडा मलम्मा ओढ़ के चल रहे थे। एक बात, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी आपने कही कि सांसद बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी बात रखता है। राहुल जी जनता की बात रख रहे थे ना, अपनी बात तो कोई नहीं कर रहे थे। राहुल जी ने कभी नहीं कहा कि आप मुझे जेल में मत करिए, मैं उसका विरोध कर। राहुल जी ने कहा कि जहां डालना डाल दो, जेल की सलाखों को पीछे डाल दो, जो करना है कर लो। सारी तानाशाही आपने की,
हिंदुस्तान की राजनीति में अधिकतम सजा 2 वर्ष की होती है, वो भी आपने दे दी। बंगला खाली कराने का समय होता है महीनों, आपने दूसरे दिन बंगला खाली कराने भेज दिया आदमी। लेकिन एक बार भी कांग्रेस पार्टी के नेता और हमारे जननायक राहुल गांधी ने एक बार भी उफ नहीं किया, 1 सेकंड नहीं लगा खाली ना करने में। सम्मान के साथ चाबी उनको सुपुर्द कर दी, जबकि वो जानते थे कि आगे जाएंगे, अदालत में जाएंगे तो न्याय मिलेगा, न्याय पर विश्वास था। लेकिन उन्होंने उस न्याय का सम्मान किया जिस समय जो हुआ। क्यों किया आपने इस तरह का अपमान करने का काम? एक बात, दूसरी सबसे बड़ी घटना लोकतंत्र तो क्या अब आपको बदला लेने की बारी आ गई है क्या? बदले वाली बात ही नहीं कोई। आप बताइए राहुल गांधी जी अगर तो उन बातों को क्यों दोहराएं? एक तरफ आप लोग बोल रहे हो कि संविधान के ऊपर खतरा है, तो उन्होंने अगर मोदी जी ने कह दिया कि आज ही का तारीख था 25 जून 1975, देश में आपातकाल लगा था। हालांकि मैं तो उस समय बहुत छोटा था संभवतः, क्योंकि 1974 में तो मेरा जन्म ही हुआ था। उस समय शायद सुनील जी रहे होंगे, आपातकाल को इन्होंने देखा होगा तो ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन आप उस समय संविधान की धज्जियां उड़ी थी कि नहीं? आप जब संविधान पे खतरा बताओगे तो क्या मोदी जी आपका स्वागत करेंगे? क्या ये भी छोटे रहे होंगे? समझ रहे हैं? एक बात बताइए, समझ आपने सियासत के खेल को समझिए ना। एक मिनट, इतिहास को आपने दोहराया ना, आपने फिर कहा इस पर कई बार लोगों ने कहा कि हाँ वो एक भूल थी, वो उसमें गलतियां थी, त्रुटि थी, कई बार लोगों ने कहा। आप जब आते हैं तो कूद पड़ते हैं कहीं ना कहीं पुरानी चीज लेकर के। हम जब आपको आपका चेहरा दिखाते हैं शीशे में कि भ्रष्टाचारी चेहरा इस शीशे में देख लो, तब आपको बुरा लगता है। आप अभी भी अगर हैं, आपके अंदर बड़प्पन है या आप दलितों का सम्मान करते हैं, इस तर्क मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी एक मांग कर रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि अगर सत्ता पक्ष में मर्यादा है, दलितों का सम्मान है, तो अभी आकर कहें कि हम डिप्टी स्पीकर का पद को दे रहे हैं। अपर्णा से मैं जवाब लेता हूं, फिर आशीष जी के पास चलूंगा, क्योंकि उनके पास तकनीकी जानकारी संविधान की बहुत अच्छी होती है। अपर्णा जी जवाब दीजिए भाई, अभी भी वक्त है, क्यों आप लोग रार और तकरार कराने पे तुली हुई हैं? डिप्टी स्पीकर दे दीजिए ना इनको, स्पीकर अपने पास रख लीजिए। तो महाभारत बना दीजिए, 5 गांव दे दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सशक्त विपक्ष से आप लोग डर गई हैं? स्पीकर पहले बनेगा। सुनिए तो मैं क्या कह रही हूँ संजय जी, मेरे कहने का मतलब है स्पीकर का पहले चयन होना चाहिए या डिप्टी स्पीकर पर पहले बात होनी चाहिए? नहीं तो शैलेंद्र बोल तो रहे हैं 16वीं और 17वीं लोकसभा में यही तो हुआ कि स्पीकर बन गया, उसका डिप्टी स्पीकर का नामो निशान नहीं रहा। नेता प्रतिपक्ष आपने दिया नहीं, हवाला ये दे दिया गया कि परंपरा ये है ना जी। इसका जवाब दीजिए। नहीं ये सही कह रहे हैं कि पहले स्पीकर की चर्चा होनी चाहिए। नहीं अपर्णा सही कह रहे हैं कि स्पीकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर की चर्चा के बाद कहाँ दोबारा चर्चा होती है? ये सब बेकार की बात है। समस्या ये नहीं है, समस्या वही है। अब देखिए जो बात सही है वो बेकार है। उनके बात सुनिए। राहुल गांधी जी वही कर रहे हैं जो उन्होंने पहले से तय कर रहा है। रही बात संविधान खतरे में, तो संविधान खतरे में अब नहीं है क्या? तीसरी बार सरकार नरेंद्र मोदी जी की बन गई, प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। अगर उनको कुछ अमेंडमेंट करने होंगे तो वो कर नहीं लेते, 10 साल सकते थे। आपने सिर्फ का काम किया है, पीडीए का नारा देकर झूठ बोला है आपने, इसलिए आप आशीष जी का फ्रेम ठीक किया जाए। दूसरों के कंधों पर बंदूक सबका फ्रेम गायब कर दिया आपकी तरह। आप इस लायक भी नहीं थे। कांग्रेस ओम बिरला यहाँ भी तो नहीं आ गया कोई जी। शैलेंद्र क्या कह रहे थे? बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है मुझे। अब बिल्कुल भी करने नहीं देंगे संविधान के खिलाफ कोई भी काम। जनता ने पूरी ताकत के साथ भेजा है। संविधान की रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए और पूरे देश की जनता की आवाज को उठाइए पूरी ताकत के साथ। ठीक है, जनता की आवाज को उठाने की जो ताकत मिली है, पूरी ताकत के साथ जनता के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे वो होने नहीं देंगे। हम चाहेंगे कि ये टकराव ऐसे ना हो, तार्किक तरीके से। आशीष जी मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आशीष जी ठीक है, शैलेंद्र हो गए, बात हो गई, जो भी जिम्मेदार हो, बात हो गई। जरा मुद्दे पे आ जाए, मुद्दे पे आ जाए। चाहे वो मोदी जी हो, आके बोले कि डिप्टी स्पीकर का पद हम विपक्ष को देते हैं। ठीक है, ठीक है, बोले। आशीष जी दलित का सम्मान करते हो। आशीष जी जरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पद को लेकर के जो तनाव का माहौल बना हुआ है, सत्तारूढ़ दल विपक्ष पे विश्वास नहीं कर पा रहा है, विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आर्टिकल 93 इसके पीछे वजह है क्या?
नहीं, आर्टिकल 93 इसके पीछे की वजह नहीं है। आप इसको और अच्छे से समझिए कि 2019 से लेकर के 2024 तक के बीच में इन्होंने उपाध्यक्ष का कोई पद ही नहीं रखा, जबकि ये इसके पहले भी जब थम्बुदुरई जी को दिए थे तो भी इनके सहयोगी दल के ही थे। ये अपने सहयोगी दलों को भी वो पद देने के लिए राजी नहीं है, जबकि वो एक संवैधानिक पद है। इसके पीछे की एकमात्र वजह राजनीतिक अहंकार है, जो कि आप लगातार लंबे समय से देखिए तो राजनीति में इस कदर पनपता चला गया है कि मनभेद में बदल चुके हैं और ये लगातार सत्ता पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आज वो ओम बिरला जी को ना लेकर के आता तो ये होता कि देखिए विपक्ष से डर गए हैं। अगर वो जो है इनकी बातों को मान लेता तो भी ये होता कि देखिए विपक्ष से डर गए हैं, तो ये जनता के बीच में गलत मनोवैज्ञानिक संदेश जाना होता है। 93 से इसका कोई जो है स्पष्ट तौर पर लेना देना नहीं है, ये होना ही होना चाहिए। और ये ज्यादा अच्छी संसदीय परंपरा रहे कि सरकार आगे बढ़ करके कहे कि हम जो है ये विपक्ष को दे रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए बीजेपी की जब जब सरकार बनी है विपक्ष का जो है सम्मान नहीं हुआ है इस मुद्दे पर। अपर्णा जी, आशीष जी थे राजनीतिक विश्लेषक, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब एक परंपरा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हो, दोनों संवैधानिक पद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो फिर उसको कायम कर दीजिए ना। वैसे भी माना जाता है कि मोदी जी संविधान का माथा चूमते हैं, संविधान की सारी चीज़ों को वो मानने का वादा करते हैं, तो इस परंपरा को भी क्यों नहीं कायम कर दिया जाए? वक्त कम है, जल्दी से जवाब। देखिए बात ये है कि परंपरा को कायम तो तब किया जाए जब बातचीत हो। आपको चाहिए अगर डिप्टी स्पीकर का तो बातचीत तो करिए आके। इसमें तो सबने बोल दिया। 2024 तक क्यों नहीं था? राजनाथ जी ने ममता बनर्जी से, अपर्णा जी, राजनाथ जी ने ममता बनर्जी से बातचीत की, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से बातचीत की, मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की, सबने यही कहा कि भाई हमको डिप्टी स्पीकर पद चाहिए तो दे देना चाहिए, टकराव खत्म, बात खत्म। अभी भी दे दे। नहीं मैं आपको बता रही हूँ, अभी भी दे दे। क्या अपर्णा दे सकती हैं क्या? आपको क्या लगता है? सुनिए अभी भी दे दे। चाहिए ही नहीं। आपके प्राइम न्यूज के आधार पर आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं अभी भी दे दें, अभी वक्त है। अगर दलितों का सम्मान करते हैं, दलित की मान रखते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं तो कर दें, क्योंकि आपने उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया। ठीक है, शैलेंद्र उनकी भी बात बनाया ही नहीं। 10 वर्ष उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं। सुन लीजिए अपर्णा जी क्या करें, उनकी भी बात सुन लीजिए। ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा जी। अपर्णा जी, मैं कह रही हूँ अगर स्पीकर का डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए था तो बैठक से पहले आपने क्यों घोषणा कर दी कि उन्होंने हमें कॉल नहीं किया, हमने उनका बहुत इंतजार किया, अब हम स्पीकर के पद के लिए हम के सुरेश जी का नाम आगे करते हैं। इनको करना ही नहीं था, इन्होंने मुद्दा बनाना था। हमने इसलिए नहीं इंतजार किया क्योंकि आपकी पार्टी झूठी है, आपके सारे नेता झूठे हैं और जिसने हमें आश्वासन दिया वो उससे बड़ा झूठा है। अगर वो सत्यवादी होता तब तो ये बात ही नहीं बन पाएगी भाई। ये तो सवाल मैंने पहले ही किया, मैं पहली लाइन पे कह रहा हूँ सर, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। इनकी नीयत खराब है, इनकी दलितों के खिलाफ नीयत है। आप समझिए, ठीक है, आप आगे अपमान कर रहे हैं, सुनील खड़गे जी का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनील जी चलिए आखिरी कमेंट। संजय जी, हाँ आखिरी कमेंट। अपर्णा जी वक्त कम है, जरा सुनील जी को सुन लें। निष्कर्ष, हमारी राष्ट्रपति महोदया क्या सवर्ण थी? तब विपक्ष कहाँ था? देखिए बात हम लोग सही कहेंगे कि जिस समय द्रौपदी मुर्मू का चुनाव होना था राष्ट्रपति पद के लिए, तो क्या उस समय वो दलित नहीं थी? सत्ता पक्ष को कहीं न कहीं विपक्ष जाति समीकरण से घेर रहा है और मेरा अपना अनुमान है कि इस बार चुनाव में दलित दो ही बात से खिसका भाजपा से। एक तो संविधान संशोधन हो जाएगा, आपका आरक्षण चला जाएगा। मेरा अनुमान है कि इसी कारण दलित जो है, दलित वर्ग भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के इंडिया गठबंधन चला गया। मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूँ संजय जी, जब इस देश में जात की बात होती है तो मुझे व्यक्तिगत कष्ट होता है। अरे आप मानव जात की बात करो, मानव जात में तो सारे लोग आते हैं। अरे सुनील जी ये सियासतदान है लेकिन सियासत में नफा नुकसान आगे का भी देखते हैं। ये जो पूरा मामला है अभी हरियाणा और जो महाराष्ट्र में चुनाव होना है ना, सुनिए सुनील जी, निष्कर्ष मैं भी दे देता हूँ। हरियाणा और महाराष्ट्र का जो चुनाव होना है ना, महाराष्ट्र में कितना दलित फैक्टर काम आता है ये सबको पता है। और सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल दोनों अपने अपने ढंग से सौ और मात के लिए गोटियां चला रहे हैं। शतरंज की विसात बना के जाति और धर्म पर राजनीतिक दल चलते रहेंगे। बहरहाल
समय यहीं तक इजाज़त देता है। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल 11 बजे संसद में मतदान पर हमारी नज़र होगी कि क्या जो एनडीए दावा कर रहा है या जो इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है उनको कितने मत मिलते हैं। लेकिन संख्या बल के आधार पर ये तय कहा जाएगा, संख्या बल के आधार पर यह तय हो जाएगा कि कौन विजेता होता है। लेकिन फ़िलहाल जो मैं आशंका जाहिर कर रहा था कि सुरेश दलित चेहरे के रूप में इंडिया गठबंधन के या इंडिया ब्लॉक के मंच पर गूंजते हुए नजर आएंगे और इसको लेकर के एनडीए पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। संख्या बल ये बताता है कि ओम बिरला आसानी से स्पीकर पद का चुनाव जीत जाएंगे। कल क्या कुछ होगा इस पर आगे बहस होगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात।
सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस।